गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चंगे होंगे अपने घर पे और कोरोना से सेफ होंगे। हम बात कर रहे थे लास्ट वाली क्लास के अंदर, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है वो भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप्स विद मैकेनिज्म आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो ये अगर कि सर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो रिएक्शन होती हैं वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप्स की होती हैं, जिसमें एक हमारे पास में जो है वो है अपने पास में यहां पर SN2, दूसरा नाम है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है अपने पास में? SN2 रिएक्शन, बाईमोलिकुलर या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम है एक का। दूसरी जो रिएक्शन मैं जो पढ़ूंगा यहाँ पर वो बात करूंगा मैं SN1 रिएक्शन की। SN1 का दूसरा नाम होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब मेरे पास में दो रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक मेरे पास में है SN2 रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन मेरे पास में है यहाँ पर जो है वो है बाईमोलिकुलर SN2 का दूसरा नाम होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक हम बात करेंगे SN1 या यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। एक को हम बायोमोलिक्यूल क्यों कहते हैं भाई? एक हमने नाम दिया SN2 को नाम दिया बायोमोलिक्यूल रिएक्शन, ठीक है, और एक को हमने नाम दिया क्या यहाँ पर यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दो नाम हमने दिए यहाँ पर। अब मैं एक एक करके दोनों को समझा देता हूँ आपको कि सर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है। तो पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी SN2 की, और फिर मैं आपको समझाऊंगा SN1 को। दोनों को समझूंगा मैं एक एक करके। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले किस रिएक्शन की? SN2 रिएक्शन की भी बात कर लेता हूं। तो मैं उसको ऊपर लिख लेता हूं, देखना। तो टाइप्स तो क्लियर हो गई भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की, जिसमें एक अपने पास में कौन सी है? SN2 रिएक्शन है। एक कौन सी अपने पास में? SN1 रिएक्शन है। SN2 का नाम है बाईमोलिकुलर, SN1 का नाम है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूं SN2 रिएक्शन के बारे में। पहले SN2 समझाऊंगा, फिर हम समझेंगे SN1 रिएक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन। वो सर SN2 का पूरा नाम एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं, समझते जाना। SN2 का पूरा नाम होता है, दो मॉलिक्यूल हैं तो क्या आएगा? SN2। टू का मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का पूरा नाम होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं? दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल दो पार्टिसिपेट करेंगे तो रिएक्शन का जो रेट है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा दो मॉलिक्यूल किस पे? एक है CH3Cl, दूसरा है OH नेगेटिव। ठीक है, कैसे करेगा मैं समझाऊंगा आपको। इन पे डिपेंड करता है, मतलब ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और OH नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल पे। फिर बोला कि दो मॉलिक्यूल पे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? वो सब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। फिर बोलता है कि सर यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है ना, इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है इन किसमें? एक स्टेप में।
बोले कंप्लीट होता है किसमें, वन स्टेप में क्या होता है यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है सर, कंप्लीट होता है। ठीक है, अपने पास में एक स्टेप में क्या हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर बोला था कि सर यहाँ पर ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, ठीक है, यहाँ पर एक टर्म वेरी करता है, क्या वो सर, यहाँ पर जो ड्यूरिंग द मैकेनिज्म जो टर्म वेरी करता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का जो जियोमेट्रिकल, अभी बताऊंगा मैकेनिज्म, दोनों का जो जियोमेट्रिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब इनवर्स मतलब होता है बदल जाना। ठीक है, और इनवर्स का दूसरा नाम यहाँ पर, उसी का दूसरा नाम क्या दे रखा है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा नाम होता है, इस पे जो काम किया था उस आदमी का नाम था वाल्डन इन्वर्जन। इसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोलेंगे, अभी समझाऊंगा मैकेनिज्म में। इसी का दूसरा नाम एक और होता है क्या, अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसको क्या बोलेंगे, अम्ब्रेला इन्वर्जन के नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, अम्ब्रेला इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। फिर बोला कि सर यहाँ पर रिएक्शन जो होती है इसके अंदर इंटरमीडिएट, इसमें जो होते हैं इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो इसमें क्या होता है, बोले सर इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, बोले अनस्टेबल ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। क्या होता है, बोले सर फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का। ठीक है, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है सर, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म जब हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपको करके दिखाता हूं SN2 की। ठीक है, बाइमोलिक्यूलर वो सब देखना, वो सर ये अपने पास में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये हमने ले लिया क्या सर, बोलो सर ये अपने पास में है हेलो एल्केन, तो ये क्लोरो, ये दो बॉन्ड्स एक प्लेन में है दोनों के दोनों। ठीक है, ये एक एच मैंने अंदर रख दिया, ये टुवार्ड्स द और ये अवे फ्रॉम द। ठीक है, ये अपने पास में है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बस यहाँ पर ये जो स्टेप होता है ये कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप कैसे होते हैं, रेट डिटरमाइंड स्टेप होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, वो चार्ज सेपरेशन की जब बारी आती है तो ये नेचर कैसी होती है, वो पार्शियली पोलर, ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, कहां से, बैक साइड से अटैक करेगा। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो ये इसका इनकमिंग, ये आउटगोइंग, तो मतलब क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट अपने पास में क्या नजर आएगी, ये यहाँ पर ये H एक बाहर है, ये H ये एक अंदर है, क्या है, बाहर है, इसका आउटगोइंग ये बाहर निकल रहा है और ये जुड़ रहा है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। हो रहा है एडिशन। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन की बात की तो पार्शियली क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बनी, ये बनी अपने पास में ट्रांजिशन स्टेट, जो कैसी होती है अपने पास में, अनस्टेबल। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाएगा। बोल क्या जुड़ेगा, एक पॉइंट और बता देता हूं मैं। बस यहाँ पर इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है एट बैक साइड। कहां से अटैक करता है, वो सिर्फ बैक साइड अटैक करता है। ठीक है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करता है, बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, ना कि फ्रंट से। तो क्या बनेगा, वो सर नेक्स्ट स्टेप कैसा है, वो सर फास्ट होगा। आफ्टर ट्रांजिशन क्योंकि फास्ट इसलिए होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो इसको तुरंत क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या करेगा, ये Cl बाहर हो जाएगा और ये अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, CH, ये H, ये H और ये जुड़ गया अपने पास में OH और Cl नेगेटिव हो गया बाहर। ये हो गया आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे इसको, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये क्या बन गया, मिथेनॉल मतलब एल्कोहल। समझ गए मेरी बात को। मैंने क्या किया, ये एल्काइल हैलाइड था,
और मैंने क्या बना दिया, मीथेनॉल बना दिया। तो देखो आप चीजों को समझना थोड़ा सा कि मैंने सर यहाँ पर बैक साइड से अटैक करवाया, ये आउटगोइंग गया इंटरमीडिएट के रूप में, इंटरमीडिएट वैसे में एब्सेंट होता है पर एज ए अगर रीच की अवस्था अगर मैं देखता हूँ तो क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है जो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। फिर यहाँ पर Cl जो होता है वो लेइंग ग्रुप होता है बेटर, तो इजीली क्या होता है रिमूव हो जाएगा, अपने आप को हैलाइड फॉर्म में क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा, डिपार्ट कर लेगा, और OH क्या हो जाएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जो इन्वर्जन देखो यहाँ पर Cl अभी किधर था, राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर अपने पास में OH किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन में जो बदलाव आया ना, यहाँ से यहाँ, ये तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, डिफरेंट है। देखो इधर Cl इधर है, इधर OH किधर है, तो मतलब जहां से निकला वहां नहीं जुड़ा, उसकी बैक साइड में जुड़ा। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन के चेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये जो बोलते हैं क्या, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इस चेंजमेंट को क्या बोलेंगे, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अम्ब्रेला क्यों पढ़ा, मतलब देखो अम्ब्रेला का टर्म क्या था, जैसे मेरे पास में ये ऐसे अम्ब्रेला है, ठीक है, ऐसे खुला हुआ है, कहने का मतलब ये उसका डंडा है, समझे मेरी बात को, अम्ब्रेला का। तो कौन सी बात है कि यहाँ पर चीजें जो पहले ऐसे थी, इस तरीके से अम्ब्रेला ऐसा है, ये डंडा है, इसका क्या करेगा वो सर बैक साइड से कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा। जैसे वो अटैक करेगा तो ये आउटगोइंग हो जाएगा, समझे। जैसे ये निकलेगा तो कॉमन सी बात है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन, अब ये जो टर्म है, ये जो मॉलिक्यूल थे, ये कहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ जुड़ जाएंगे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन पहले इधर था वो कॉन्फ़िगरेशन अब किधर हो जाएगा, इस तरीके से वेरी कर जाएगा। तो इस टर्म को, इस चेंजमेंट को, कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन या वाल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से। तो मैं देखना रिपीट करता हूँ पॉइंट, SN2 रिएक्शन इज द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों पे डिपेंड करती है। ऑर्डर इनका क्या होता है, सेकंड होता है। मैकेनिज्म एक स्टेप में कंप्लीट होती है। ड्यूरिंग द मैकेनिज्म क्या पॉसिबिलिटी होती है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, बदलाव आता है। फिर बोला सर यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या होता है, एब्सेंट होता है, बट फॉर्मेशन होता है किसका, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी मैकेनिज्म मैंने आपको करके दिखाई है, ठीक है। ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड अपने पास में है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। फिर अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और बचा अपने पास में, क्या लास्ट पॉइंट बचा अपने पास में यहाँ पर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, मतलब यहाँ पर कौन सा अल्काइल हैलाइड का प्रायोरिटी SN2 रिएक्शन करने में प्रेफरेंस पहले रखेगा। तो ये कहता है कि 1 डिग्री CH3Cl का एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, ठीक है, और फिर 2 का, और सबसे कम रिएक्टिविटी 3 की। मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है कि 1 की एक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर 2 की उससे कम, 3 की सबसे कम होती है। क्यों होती है उस पॉइंट को मैं समझाता हूँ अभी कंटिन्यू। तो मुझे पहले ये मिटाना पड़ेगा, उसके बाद क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कैसा भी डाउट अगर है तो प्लीज आप समझिएगा, क्वेश्चन करिएगा, किसी बच्चे को कैसा भी अगर डाउट है तो, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट टर्म अपने पास में है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा क्यों आता है, देखना। तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर हटा देता हूँ, देखना। तो आपने ड्यूरिंग द मैकेनिज्म एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर जो अटैक हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बैक साइड से अटैक हो रहा है। तो ये कह रहा है कि सर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो CH3C इसका सबसे ज्यादा है रिएक्टिविटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर इसका है ये 1 डिग्री हो गया। फिर एक्टिविटी कह रहा है कि सर इसके बारे में सबसे कम है, इसका कम है। क्यों है वो चीजें मैं आपको समझाता हूं, ऐसा क्यों है कि सर इसकी एक्टिविटी घटती चली गई, ठीक है, समझाते हैं अभी आपको मैं। और ये है 3 वाला, तो ये 3 है, तीनों पे H है, देखो 1 2 और ये 3 वाला, समझ गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, SN2 का जो रिएक्टिविटी है सबसे ज्यादा इसका है, क्योंकि आप ये देखो कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से कर रहा है, बैक साइड से कर रहा है।
तो बैक साइड से अटैक करने के लिए बैक में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये जो तीनों भाई साहब इनका साइड होता है बहुत छोटा, साइड छोटा होने की वजह से तो इनके बीच में क्या होता है, ये गैप क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। मतलब इतना, मतलब इनके अंदर साइड छोटा होने की वजह से इनके अंदर क्या पॉसिबिलिटी नहीं होती, जो स्टेरिक फैक्टर जो होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रिपल्सन जो पॉसिबिलिटी होती है वो लेस स्टेरिक फैक्टर वेरी करता है। और जैसे जैसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके साथ में स्टेरिक की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। देखो यहाँ पर एक ये है, दूसरा ये है, तो यहाँ पर ये देखो टर्म अपने पास में क्या है, इस तरीके से। तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि जब मैं इधर से इधर जाता हूँ रिएक्टिविटी को लेकर के, तो फिर रिएक्टिविटी जो होती है यहाँ पर SN2 की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सर इधर से इधर जाने पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और एल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज होगा तो कॉमन सी बात है, तो उनके बीच में स्टेरिक फैक्टर जो लगता है, मतलब रिपल्सन जो होता है, स्टेरिक फैक्टर भी क्या होगा सर, बढ़ेगा। और स्टेरिक फैक्टर बढ़ने की वजह से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग पॉसिबिलिटी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। और SN2 की रिएक्टिविटी भी क्या होती चली जाएगी, यहाँ पर घटती हुई चली जाएगी। क्योंकि बैक साइड से अटैक करने के लिए कॉमन सी बात है, क्या चाहिए अपने को, स्पेस चाहिए। जो स्पेस यहाँ पर इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे जैसे साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, तो कॉमन सी बात है इनके अंदर क्या बढ़ेगा, स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा, हिंड्रेंस बढ़ेगा। आपस में जब दो, बल्कि व्हाट इज हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर क्या होता है बताता हूं। जब दो बल्कि एल्काइल ग्रुप एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके दोनों के बीच में क्या क्रिएट होता है, रिपल्सन क्रिएट होता है। रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी, मतलब उसको अटैक करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो जो स्पेस यहाँ पर मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जाएगा कहाँ पर, क्योंकि पहले छोटा था तो स्टेरिक फैक्टर यहाँ था नहीं, यहाँ थोड़ा बड़ा ग्रुप है तो यहाँ रास्ता थोड़ा इधर से बचा। यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप आ गए तो रास्ता सिर्फ यही बचेगा। और यहाँ पर तीनों बल्कि आ जाएंगे तो यहाँ पर तो अटैकिंग करने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल खत्म, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपल्सन कहाँ होगा, इनमें होगा। तो इसलिए यहाँ पर इनका रिएक्टिविटी सबसे कम होता है, किसके अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये याद रखना है आपको। तो ये हो आपको SN2 रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कहीं दिक्कत अगर है तो बच्चा मेरे से पूछिएगा, डाउट क्लियर करेगा। यहाँ पर देखो एक बार इसको, जहाँ भी आपको लगे कि डाउट है तो मेरे से पूछिएगा आप, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, समझ गए। तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपने पास में। तो यहाँ तक किसी बच्चों का डाउट अगर है तो मेरे से पूछेगा जरूर, ठीक है। तो कोई बच्चे को डाउट अगर लगता है कि सर डाउट अगर है, मेरा किसी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, तो आप पूछेंगे जरूर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपने पास में क्या है, SN1 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, SN1 रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि सर SN1 रिएक्शन होती क्या है, किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म भी कैसे वेरी करती है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। SN1 रिएक्शन होती क्या है, कैसे मैकेनिज्म इसकी वेरी करती है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो चीज़ें आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। किसी बच्चों को कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे। चलो मैं आगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या अपने पास में देखना, तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप करते चलें, समझते चलें जहाँ भी लगता है। और ये 12th बी के बच्चे भाई नोटबुक 5 बच्चों ने चेक करवाई है, नोटबुक चेक करवाओ, अदरवाइज मैं कॉल करूँगा तुम्हारे घर पे। आज मैंने वीडियो कॉल से चेक किए तो 5 बच्चे आए हैं नोटबुक चेक करवाने के लिए। कहाँ हो सारे भाई, पढ़ नहीं रहे हो तुम, ठीक है। देखो भाई अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब हम बात कर लेते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, SN1 रिएक्शन। SN1 का पूरा नाम होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब रिएक्शन जो रेट है वो किसी एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। मतलब किस पे डिपेंड करेगी तो बता देता हूँ, रेट इज इक्वल टू आया के रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ये आया, इस पे डिपेंड करती है। समझे मेरी बात को,
इस पे डिपेंड करती है 3 डिग्री वाले पे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यूनिमोलिकुलर है तो एक ही मॉलिक्यूल पे रिएक्शन जब डिपेंड करे तो ऑर्डर भी कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अलावा हमारे पास में नेक्स्ट टर्म जो अपने पास में है कि सर यहाँ पर रिएक्शन जो मैकेनिज्म है, मतलब एक लिख देता हूँ यहाँ पर रिएक्शन जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्लो स्टेप, दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सर वो होते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। कैसा होता है पहला स्टेप, वो सर रेट डिटरमाइन स्टेप होता है और रिएक्शन रेट इसी पे डिपेंड करती है। और ये जो होता है ये प्रोडक्शन स्टेप होता है, प्रोडक्शन मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। फिर बोलता है कि सर यहाँ पर इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है कहां से, वो सर फ्रंट साइड से, सामने से। वहां कहां से अटैक कर रहा था, बैक साइड से अटैक कर रहा था। यहाँ अटैक कहां से कर रहा है, फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, सामने से अटैक करेगा, ठीक है। फिर बोला सर यहाँ पर जो इंटरमीडिएट चीज क्या बनता है, तो सर यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में, बस 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, जो कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। समझे मेरी बात को, क्या होता है वो सर मोर स्टेबल होता है। फिर बोला कि सर यहाँ पर ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी बदलाव नहीं आता, मतलब नो चेंज, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या प्रेजेंस होता है, बस यहाँ पर ड्यूरिंग द मैकेनिज्म जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल जहां से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वहीं से आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल जाता है, मतलब निकलने का भी साइड डायरेक्शन ऑफ जो टर्म है वो सेम होता है, इनकमिंग अटैकिंग वाले का भी। समझे मेरी बात को, तो जिधर से इधर से निकल रहा है तो इधर से क्या कर रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो वहां पर कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और इस बदलाव का नहीं आने का मतलब है कि रिटेंशन मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, यहाँ पर सेम होता है, समझ गए। और उस टर्म को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर ये कहता है कि सर यहाँ पर रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी ट्रेंड है, यहाँ का जो रिएक्टिविटी जो टर्म है वो सर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे। किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब जहां पर जिस भी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, उस कंपोनेंट की SN1 रिएक्शन करने का टेंडेंसी भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है इसका रिएक्टिविटी। और इसी के आधार पर इनका जो ऑर्डर बन के आया ना, जो भी मैकेनिज्म समझाऊंगा, ऑर्डर जो बन के आया वो ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या आया, वो 3 का सबसे ज्यादा, 2 का उससे कम, 1 का सबसे कम, और मिथाइन का, क्योंकि इंटरमीडिएट मीथेन बनता है तो मीथेन का जो कार्बोकैटायन है उसका सबसे कम बनना रिएक्टिविटी ट्रेंड है। क्यों, क्योंकि इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होगा वो क्या होगा सर, यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने करवाए मैंने देखो क्या कहा, SN1 रिएक्शन जो होती है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। वो मॉलिक्यूल मैंने ये रख दिया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, पहला स्टेप स्लो, दूसरा फास्ट होता है।
पहले वाले को रेट डिटरमाइन स्टेप, दूसरे वाले को प्रोडक्शन स्टेप बोलते हैं। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करता है यहाँ पर। इंटरमीडिएट के रूप में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है जो कैसा होता है, स्टेबल होता है। फिर मैंने कहा कि ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आता। किसकी में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की में, मतलब रिटेंशन रहता है क्या, कॉन्फ़िगरेशन जहां से निकलता है वहां से ही क्या होता है, जुड़ जाता है। एक्टिविटी का जो टर्म होता है वो डिपेंड करता है इसमें बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे। जो कॉमन सी बात है, किसमें सबसे ज्यादा बनेगा स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा, फिर 2 में, फिर 1 में और फिर मिथाइल क्लोराइड वाले में, क्योंकि वो 1 से भी कम है तो लेस स्टेबिलिटी फैक्टर वेरी करता है। 11वीं में आप पढ़ चुके हो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। समझिए मेरी बात को। तो ये टर्म था अपने पास में इनको लेकर के। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो मुझे मैकेनिज्म करने के लिए थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, तो उसके बाद में बात करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आराम से इसके हर एक पॉइंट को उतारिएगा, आप समझिएगा, जहां भी डाउट लगे आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म को लेकर, ठीक है। तो देखो डालो इसको। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बस SN1 की मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है देखना। बस स्टेप फर्स्ट क्या होता है, पहले में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या बनता है, इंटरमीडिएट। कैसे बनेगा वो सर, कैसे स्टेप होता है, ये स्टेप होता है स्लो स्टेप, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो सर, ये CH3 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 Cl, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकल गया होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करके क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना दिया मैंने। ये 3 डिग्री वाला Cl नेगेटिव बाहर, 3 डिग्री कार्बोकैटायन अपने पास में बना, और कैसा बना, ये स्टेबल बना। फिर स्टेप नंबर क्या अपने पास में, सेकंड है। सेकंड में क्या कह रहा है वो सर, फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप क्या होगा बोल सर, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। तो आप 3 डिग्री कार्बोकैटायन को रखना है यहाँ पर, ठीक है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आपने क्या ले रखा था, OH ले रखा था। कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है, ठीक है। ये अटैक करेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, 3 CH3 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 OH, ये थ्रेड बना 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन इसकी कंप्लीट हो रही है मैकेनिज्म। और ये सीधी सिंपल सी चीजें एक्टिविटी समझ में आ गई होगी कि 3 डिग्री वाले का क्यों है, 1 का क्यों। 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और ये SN1 मैकेनिज्म डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे। तो 3 वाले का सबसे ज्यादा होगा, 2 वाले का उससे कम होगा, 1 वाले का उससे कम होगा, और मिथाइल की एक्टिविटी SN1 के रेस्पेक्ट में सबसे कम होगी। और देखो आप कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं, देखो ये जहां से निकला है उधर से जुड़ गया, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव का नहीं होने का मतलब हो गया रिटेंशन इन ए कॉन्फ़िगरेशन। समझे मेरी बात को। तो ये रिएक्टेंट था और ये क्या था अपने पास में, प्रोडक्ट। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। तो एज ए प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ रिएक्शन आपको दूंगा, कुछ मैकेनिज्म, कुछ एग्जांपल आपको दूंगा मैं एक असाइनमेंट के रूप में। तो आप मुझे बताइएगा कि किस में SN1 पहले होती है, किस में SN1 का रेट सबसे कम क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, रिएक्शन की रेट किस पे ज्यादा डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती। तो कुछ एग्जांपल है, कुछ ऑर्डर में आपको दूंगा, तो आप मुझे वो असाइनमेंट सोल्व करके भेजेंगे, ठीक है। मैं पूछूंगा आपसे, फिर मैं उसको सोल्व भी करवाऊंगा कि किस में SN1 प्रायोरिटी ज्यादा है, किस में SN2 की प्रायोरिटी ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है जो हमने बनाया है। तो आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। SN1 SN2 आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर डाउट है, कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, नोटबुक कंप्लीट करिएगा। मैं फ़ोन करूँगा तुम्हारे घर पे, क्योंकि तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो इसलिए, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अपना ख्याल रखना। सबा खैर, गुड नाइट।